हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको पता है कि मैं वॉइस का सीरीज़ चला रहा हूँ, जिसमें हम लोग 14 वीडियो को पढ़ चुके हैं। इसमें हम प्रेजेंट आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, पास्ट भी पढ़ा चुके हैं। आज मेरे प्यारे बच्चों, आज फ्यूचर को हम आज डिफाइन करेंगे। आप सबको पता होगा कि फ्यूचर 4 प्रकार का होता है। एक फ्यूचर इंडेफिनिट होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है, फ्यूचर परफेक्ट होता है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको पता है कि फ्यूचर में केवल वॉइस जो है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जो है, केवल 2 ही लोगों का बनता है। फ्यूचर इंडेफिनिट का बनता है और फ्यूचर परफेक्ट का बनता है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता है। तो आज बच्चों हम फ्यूचर इंडेफिनिट को जो है डिफाइन करेंगे। आज हम आपको जो है आसान तरीके से एकदम फार्मूला का फॉर्मेट बता करके आपको बताएंगे कि कैसे फ्यूचर इंडेफिनिट को जो है पैसिव वॉइस में बदला जाता है। बच्चों, आज की हमारी वीडियो लंबी हो सकती है, आप अंत तक बने रहें, आप इसका आनंद लें और पढ़ाई में जो है भरपूर जो है आनंद आज आप लेंगे। बच्चों, फ्यूचर इंडेफिनिट को थोड़ा हम बता दें कि आखिर किस तरह के टेंस को जो है फ्यूचर इंडेफिनिट कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको पता होता है कि जिस वाक्य के अंत में, यानी जिस सेंटेंस के वर्ब के अंत से आता है गा आ जाता है या गे आ जाता है या गी आ जाता है, उसी सेंटेंस को जो है हम फ्यूचर इंडेफिनिट कहते हैं। यानी गागेगी का मतलब ये है बच्चों कि ये सीधे सीधे जो है वर्ब के अंत से जो है निकलता है। यानी जब किसी सेंटेंस में वर्ब के अंत से जो है गागेगी का यदि साउंड सुनाई देता है, तो ऐसे सेंटेंस को जो है हम फ्यूचर इंडेफिनिट कहते हैं। यानी गागेगी रहेगा और किसके अंत से रहेगा बच्चों? वर्ब के अंत से। जैसे हम कह दें कि वह जाएगा, अब यहाँ का गा कहाँ से आया? वर्ब के अंत से आया। जैसे आप समझ सकते हो कि ये हम सेंटेंस लिख दिए हैं कि वह घर जाएगा, तो आप देख रहे हैं कि ये गा जो आया है, ये गा का साउंड आप देख रहे हैं, ये गा कहाँ से आया है? जाना से आया है। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको पता है कि गो जो होता है हमारा वर्ब होता है, क्योंकि गो का मतलब जाना, तो जाना हमारी क्रिया है। तो जब क्रिया के अंत से गागेगी का अर्थ आता है, तो वह 100% सेंटेंस जो है आप लोगों का फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। तो हमें स्पष्ट हो रहा है कि फ्यूचर इंडेफिनिट को हम लोग जो है आसानी से पहचान सकते हैं। जिन वाक्यों के अंत में गागेगी होता है वह फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको ये भी बता दें कि फ्यूचर इंडेफिनिट की जो एक्टिव वॉइस की जो सहायक क्रिया होती है, जिससे हमारा सेंटेंस बनता है, जब एक्टिव वॉइस में बनेगा तो किस तरह से सेंटेंस बन करके आएगा हम उसको भी देखेंगे। उनका क्या फॉर्मेट होता है, उनके बनने का क्या स्ट्रक्चर होता है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि एक्टिव वॉइस की जो सहायक क्रिया होती है वो अलग होती है और पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया जो है अलग होती है। हमको पैसिव वॉइस चेंज करने का मतलब है कि हम सीधे सीधे उस टेंस की पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया को जान जाएंगे, तो निश्चित 100% हम सभी सेंटेंस को जो है आराम से बना सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये फ्यूचर इंडेफिनिट की जो एक्टिव वॉइस की सहायक क्रिया आप देख रहे हैं कि एक शैल होती है और एक विल होता है। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि शैल विल का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं। यानी कि फ्यूचर में नंबर से कोई मतलब नहीं होता है। हम अन्य टेंसों में जैसे प्रेजेंट में, पास्ट में हम आपको ये बताते रहे कि यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो हम इनको लगाएंगे, यदि प्लूरल होता है तो हम इनको लगाते हैं। लेकिन फ्यूचर में नंबर से कोई मतलब नहीं होता, यहाँ बच्चों पर्सन चलता है। अभी इसको भी हम बता रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि इसकी एक्टिव वॉइस की सहायक क्रिया क्या होती है? शैल होती है, और दूसरी सहायक क्रिया क्या होती है? विल होती है। अब इनको बदलना है किस में? जब हम इनको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो यही सहायक क्रिया देखिए, शैल में क्या लग जाता है? बी लग जाता है। विल यदि आप लगा रहे हैं तो इसमें क्या लगा देंगे? बी। यानी उसी के सहायक क्रिया में हम बी को ऐड कर देते हैं, तो वह सहायक क्रिया आपकी पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया होती है। तो बच्चों, थोड़ा सा हम यहाँ से चर्चा कर दें कि आखिर ये फ्यूचर की जो सहायक क्रिया है, एक शैल होती है और दूसरी सहायक क्रिया क्या होती है? विल होती है। तो कहाँ पर शैल का प्रयोग होता है बच्चों और कहाँ पर विल का प्रयोग होता है, हम इस पर चर्चा करेंगे। तो इसमें इसका रूल होता है बच्चों कि फर्स्ट पर्सन के साथ जो है हम शैल लगाते हैं और सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ जो है हम विल का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों आप देखिए,
ये फर्स्ट पर्सन में कौन आता है, आई आ जाता है और इसको वी कहते हैं। यानी आई और वी के साथ जो है हम शैल का प्रयोग करते हैं और बाकी सबके साथ, यानी सेकेंड पर्सन में कौन है, यू होता है और थर्ड पर्सन में कौन होता है, जैसे ही होता है, सी होता है, ईट होता है, दे होता है और जितने भी जो है नाम होते हैं, जो नाउन होते हैं, वह सब जो होते हैं थर्ड पर्सन। तो इन लोगों के साथ जो है विल का प्रयोग होता है और आई और वी के साथ जो है शैल लगता है। लेकिन बच्चों कभी कभी ये सिस्टम बदल भी जाता है, कभी कभी हम इनके साथ जो है शैल का भी प्रयोग कर लेते हैं और कभी कभी इनके साथ जो है विल का प्रयोग कर लेते हैं। ये कब होता है, जब हमारे सेंटेंस में प्रेशर होता है, यानी अवश्य या ज़रूर नामक जब शब्द आ जाता है तो हम आई और वी के साथ तब विल लगाते हैं और अन्य सभी लोगों के साथ जो है हम शैल लगाते हैं। तो ये ऐसा तब होता है जब हमारे सेंटेंस में प्रेशर रहता है, जब निश्चित का भाव होता है तो आई और वी के साथ तब विल लगा लेते हैं और अन्य लोगों के साथ जो है हम शैल का प्रयोग करते हैं। जब अवश्य नहीं रहेगा, प्रेशर नहीं रहता है, तो सामान्य अर्थों में जो है आई वी के साथ शैल लगता है और बाकी सबके साथ जो है विल लगता है। तो मैं आप लोगों को यहाँ एक छोटा सा हम प्रयास किए कि आई और वी का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं, आई और शैल का प्रयोग कैसे होता है, इन चीज़ों को हमने बताया। अब हम चलते हैं सीधे पैसिव वॉइस की ओर कि आखिर इसके सेंटेंस को जो है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले बच्चों हम आपको बताएं कि एक्टिव वॉइस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है ये शैल होती है, विल होती है, और पैसिव वॉइस की जो सहायक क्रिया होती है शैल भी होती है और विल भी हो जाती है। बस हमको यही पता करना था कि यदि हम किसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलने जा रहे हैं तो उसकी सहायक क्रिया क्या होगी, केवल हमको यही जानना था। तो ये हम जान चुके हैं कि इसकी पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया क्या हो जाएगी, शैल और विल में बी लग जाएगा तो वो पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया होगी। अब बच्चों ये हम थोड़ा देखेंगे कि जब यह एक्टिव वॉइस में जो हम लोगों का ये सेंटेंस बनता है तो ये कैसे दिखेगा, हम कैसे जानेंगे कि यह सेंटेंस जो है हम लोगों का फ्यूचर इंडेफिनिट का है। तो बच्चों एक इसका भी फॉर्मेट होता है, इसका भी एक स्ट्रक्चर है। आइए इस स्ट्रक्चर को हम लोग देखें कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। जब फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस जब अफर्मेटिव में जब बनता है तो पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद उसकी सहायक क्रिया शैल होगी या यहाँ पर विल हो जाएगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है, फिर ऑब्जेक्ट हो जाता है, फिर अदर। यानी इसी फॉर्मेट पर जो है हमारा क्वेश्चन जो ये बन करके बच्चों आता है। यानी फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस जब कभी भी हम लोगों के सामने आएगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ एक सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट आपका यदि आई और वी में से कोई आता है तो यहाँ पर शैल लगा होगा। यदि आई वी को छोड़कर अन्य कोई आ जाता है, सेकेंड पर्सन का आ जाता है या थर्ड पर्सन का आ जाता है तो यहाँ पर विल लगा होगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा होगा, फिर एक ऑब्जेक्ट होता है, फिर अदर होता है। तो इस फॉर्मेट पर यदि कोई भी क्वेश्चन आपका दिखेगा वह 100% निश्चित वह फ्यूचर इंडेफिनिट का जो है क्वेश्चन बनेगा। अब हमारे प्यारे बच्चों अब इसको समझ लीजिए कि इसको हम कैसे पैसिव वॉइस में बदलते हैं। तो बच्चों आप सबको पता है कि सबसे पहले हम एक फार्मूला सेट करते हैं और फार्मूला को पैसिव वॉइस में बदलते हैं। जब फार्मूला का सेटिंग हमारे दिमाग में आ जाएगा तो निश्चित आप इस क्वेश्चन को बना लेंगे, आप इसमें मिस्टेक होने वाले नहीं है। तो आइए बच्चों इसको समझे, इस फार्मूला को थोड़ा बदला जाए कि कैसे इसका पैसिव वॉइस होगा। तो आपको पता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है आपस में चेंज होता है। कब चेंज होगा, जब उनको पैसिव वॉइस में हम बदलते हैं तब। तो हम इस ऑब्जेक्ट को जो यहाँ उठा करके लाते हैं तो ये जो है ऑब्जेक्ट यहाँ हो गया, इसके बाद ये अपनी सहायक क्रिया को खोजेगा। तो अभी भी आप लोग पढ़े हो कि फ्यूचर इंडेफिनिट को जब पैसिव वॉइस में हम लोग बदलते हैं तो उसकी एक्टिव वॉइस की सहायक क्रिया देखिए क्या है, शैल विल। इससे हमारा क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है, हमको पैसिव वॉइस में जब बदलना है तो हमको ये वाली सहायक क्रिया जो यहाँ पर देना है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, शैल भी हो जाएगा और दूसरी जो है सहायक क्रिया आपकी जो है विल भी लग जाएगी। इसके बाद आप सबको पता है कि हमको वॉइस में यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब चेंजिंग करना होता है तो बच्चों वर्ब के बारे में हमको कभी सोचना नहीं है। वर्ब हर टेंस में, हर सेंटेंस में आपका थर्ड ही फॉर्म लगेगा। तो जो आपको यहाँ मिल रहा है किस फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में, तो हम इस वर्ब को जब यहाँ लाएंगे तो थर्ड फॉर्म करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से अदर लगाएंगे, अदर के बाद बाई लगाते हैं और बाई के बाद जो है फिर आपका यहाँ का सब्जेक्ट लग जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का पैसिव वॉइस में बदल जाता है। तो बच्चों
ये फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का जब कभी भी क्वेश्चन हम लोगों के सामने आएगा तो इसी पर बन करके आएगा, इसी फॉर्मेट पर रहेगा। इस फॉर्मेट को हमको ये वाला फॉर्मेट दे देना है। तो ये वाले फॉर्मेट का मतलब देखिए यहाँ पर काम कौन कर रहा है, सब्जेक्ट, इसीलिए इसको एक्टिव वॉइस कहा गया। इसमें काम कौन कर रहा है, ऑब्जेक्ट, इसीलिए इसको कहा गया पैसिव वॉइस, क्योंकि पैसिव वॉइस में काम कौन करता है, ऑब्जेक्ट करता है। तो हम ऑब्जेक्ट को लिए, ये अपनी सहायक क्रिया को ले रखा है, ये अपनी सहायक क्रिया को ले रखा है। और सभी वॉइसों में आप देखेंगे तो पैसिव वॉइस हमेशा वर्ब का जो है थर्ड फॉर्म यहाँ पर लगा होता है। तो बच्चों ये इनका फॉर्मेट है, आप इस फॉर्मेट को दिमाग में हमेशा रखे रहेंगे, इसी फॉर्मेट पर आप इसको बनाकर दे सकते हैं। आज एक एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, जैसे क्वेश्चन है कि आई शैल राइट, यहाँ है दिस लेटर है। अब हम कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन को जो है पैसिव वॉइस में हमको बदलना है। तो बच्चों थोड़ा मिलाएं कि हमारा ये फॉर्मेट सही है गलत है। ये अफर्मेटिव का क्वेश्चन है, देखिए यहाँ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में कौन है, आई आई गया है। इन दोनों में से कौन आया है, शैल आया है। शैल क्यों आया है, क्योंकि यहाँ का पर्सन देखिए फर्स्ट पर्सन आई है, आई के साथ हमेशा शैल लगता है तो शैल लगा हुआ है। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखिए राइट शब्द यहाँ पर लगा हुआ है। ऑब्जेक्ट में देखिए क्या है, दिस लेटर यहाँ पर आया हुआ है। तो अब इसको बच्चों एकदम हम देख रहे हैं कि हमारे इसी फॉर्मेट पर बना हुआ है, तो इसलिए यह क्वेश्चन जो है फ्यूचर इंडेफिनिट है। अब इनको हमको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, जिसमें सबसे पहले हम किसको लेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा कौन है यहाँ पर, दिस लेटर। तो दिस लेटर को जो है हम यहाँ पर ले लिए। इसके बाद हमको अब क्या चाहिए, ये यहाँ हम ऑब्जेक्ट लगा चुके हैं दिस लेटर। अब हमको शैल बी और विल बी में से किसी एक को लेना है। तो कौन आएगा, क्योंकि यहाँ पर्सन बच्चों चेंज हो चुका है, यहाँ फर्स्ट पर्सन था तो हम शैल लेकर के आए थे, अब आगे यहाँ थर्ड पर्सन आ चुका है। तो थर्ड पर्सन के साथ जो है हम यूज किसका करते हैं, विल बी का प्रयोग करेंगे। इसके बाद जो है बच्चों हमको वर्ब का थर्ड फॉर्म देना है। तो वर्ब देखिए राइट फर्स्ट फॉर्म में मिला हुआ है, हमको यहाँ जब ले आएंगे तो इसको हम करेंगे किस में, थर्ड फॉर्म में कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका रिटेन। और रिटेन के बाद अदर यहाँ पर कुछ नहीं है, इसलिए जो है हम यहाँ पर बाई लगाएंगे। और बाई के बाद जो है फिर हमारा सब्जेक्ट कौन है, आई है। आई जब इधर आएगा तो यहाँ पर मी हो जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों जब अपने प्लेस को चेंज करते हैं तो ये दोनों प्लेस जो है अपने क्या करते हैं, अपने केस को जो है यहाँ पर बदल देते हैं। तो इतना तो बच्चों सभी लोगों को पता है कि वॉइस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों जो है आपस में चेंज होते हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर जाता है तो अपना केस बदल कर ऑब्जेक्ट हो जाता है, और बच्चों जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का प्लेस लेता है तो वहाँ आकर के वो अपने केस को बदल कर सब्जेक्ट हो जाता है। जैसे देखिए आई जब यहाँ पर गया तो क्या हो गया, मी हो गया। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन को जो है बनाकर देते हैं। तो बच्चों वॉइस में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बदलना बेहद इजी हो जाता है यदि हम हेल्पिंग वर्ब को केवल समझ लें कि वह वॉइस जब चेंज हो रहा है, जब पैसिव वॉइस में जा रहा है तो वह टेंस किस में आया है, किस टेंस का है, और उस टेंस को जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो वो क्या सहायक क्रिया बनेगी। बच्चों इतना ही ध्यान देना है। तो हम यहाँ आपको बताए कि एक्टिव वॉइस की सहायक क्रिया शैल और विल से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जब इसको पैसिव वॉइस में हम बदलते हैं तो इसकी सहायक क्रिया शैल भी और विल भी हो जाएगा। तो बच्चों हमको फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या याद करना है कि फ्यूचर इंडेफिनिट को जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो उसकी क्या सहायक क्रिया बनेगी, केवल इतना ही हमको ध्यान देना था। और यह ध्यान हम दे चुके हैं, हमें याद हो चुका है कि फ्यूचर इंडेफिनिट को जब बदलेंगे तो पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया क्या बनेगी। और बाकी फार्मूला सभी टेंसों का बिल्कुल सेम है, एक ही फार्मूला पर हम सबको लगाते हैं। आपका फार्मूला यही है, केवल इसमें बदलेगा क्या, सहायक क्रिया ये चेंज हो जाता है। जिस टेंस का सेंटेंस है उस टेंस की पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया, और कुछ परिवर्तन यहाँ पर नहीं है। सब्जेक्ट भी आपका वही है, ऑब्जेक्ट भी आपका वही है, वर्ब का जो थर्ड फॉर्म ये भी वही है। तो सब कुछ फॉर्मेट एक ही होता है। आप एक ही पर चाहो तो सभी सेंटेंस को समझ सकते हो। तो ये एक्टिव वॉइस का फार्मूला है बच्चों, ये हम लोगों का पैसिव वॉइस का फार्मूला है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम चलते हैं नेगेटिव वाले सेंटेंस को। नेगेटिव वाले सेंटेंस को कैसे बदलते हैं, आप चाहें तो इसी फार्मूला में आप समझ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों,
यदि ये क्वेश्चन जो है निगेटिव में जब बनेगा तो ये जो सहायक क्रिया जो यहाँ पर दिख रही है, शैल और विल दिख रहा है, इसी के बाद यहीं पर ये क्या करता है, नॉट लगा देगा। क्योंकि बच्चों निगेटिव का मतलब क्या है कि जब हमारे सेंटेंस में नॉट आ जाता है, नहीं आ जाता है, तो उस सेंटेंस को निगेटिव कहते हैं। तो श्योर है कि सहायक क्रिया के बाद नॉट यहाँ लगा होगा तो वो निगेटिव होगा। तो हम पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, यदि एक्टिव वॉइस निगेटिव में पूछा तो हमारा पैसिव वॉइस भी किस में जाएगा, निगेटिव में जाएगा। सिंपल सी यही एक इसका मैटर होता है, इतना ही ध्यान देना है। तो जब ये निगेटिव आया तो ये भी निगेटिव होगा। तो बच्चों हमको ये देखना है कि पैसिव वॉइस में नॉट कहाँ लगेगा। तो बेहद ईजी है, देखिए ये शैल है और बी है, इसी के बीच में हम यहाँ पर नॉट लगा देंगे तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। यदि विल और बी का प्रयोग आप कर रहे हैं तो ये विल और बी के बीच में यहाँ नॉट लगा देंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। आप इसी एग्जाम्पल पर निगेटिव को भी समझ सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है कि आई शैल राइट दिस लेटर है, यदि हम इस शैल के बाद ये शैल सहायक क्रिया यहाँ पर यदि हम नॉट का यदि प्रयोग कर देते हैं तो ये क्वेश्चन जो है हमारा निगेटिव हो जाता है। तो हमारा पैसिव वॉइस क्या करेगा, आप देखें कि ये विल है और ये बी है, इसी के बीच में हम नॉट लगा देंगे तो यह क्वेश्चन जो है आपका निगेटिव हो जाएगा। तो बच्चों समझ में आया ना। हमें लग रहा है कि आप निश्चित इस क्वेश्चन को आप समझे होंगे कि यदि हमारा क्वेश्चन निगेटिव होगा तो हम कैसे लगाएंगे। निगेटिव में बच्चों हमको नॉट कहाँ रखना है यही देखना है। तो शैल और बी के बीच में नॉट लगेगा। विल आया है, विल लगा रहे हो तो विल और बी के बीच में नॉट लगा देंगे तो यह क्वेश्चन जो है आपका निगेटिव हो जाएगा। अब बच्चों हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव, और हम हमेशा कहते हैं कि इंट्रोगेटिव का जो क्वेश्चन होता है ये बड़ा क्रिटिकल होता है। क्रिटिकल बच्चों इसलिए होता है कि हमारे पैसिव वॉइस में कुछ सहायक क्रियाएँ जो होती है कपल में होती है। जैसे देखिए यहाँ पर शैल भी हो गया, विल भी हो गया, इन्हीं का सेटिंग हमको देखना होता है। क्योंकि इंट्रोगेटिव में कुछ सहायक क्रियाओं को बाहर लेना होता है और कुछ को अंदर ही रखना होता है। तो कौन बाहर आएगा कौन नहीं आएगा इन्हीं लोगों को देखना होता है। यदि ये हम देख लिए, इसका सेटिंग देख लिए तो हमारा क्वेश्चन ये कभी गलत नहीं होगा। तो अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव। आइए इस इंट्रोगेटिव को समझा जाए। तो बच्चों आप सभी लोगों को पता है कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है ये कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक को एस या नो टाइप कहते हैं और एक को हम क्या कहते हैं, WH टाइप कहते हैं। ये कई बार आपको हम बता चुके हैं कि बच्चों किस तरह के सेंटेंस को एस या नो टाइप कहते हैं और किस तरह के सेंटेंस को हम जो है WH टाइप कहते हैं। ये अब बताने का विषय जो है नहीं रह चुका, क्योंकि ये पिछले लेक्चर में कई बार जो है इनको जो है हम बता चुके हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों, ध्यान देना, यहाँ ध्यान से इसको आप लोग समझेंगे। क्योंकि यदि यह एक्टिव वॉइस का जब क्वेश्चन ये बनेगा तो आखिर किस फॉर्मेट में बनेगा, कैसे दिखेगा, हम कैसे जानेंगे कि यह क्वेश्चन जो है फ्यूचर इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है और वो भी एस या नो टाइप। तो देखिए यह क्वेश्चन एक्टिव वॉइस में बन करके आएगा तो यहाँ हम देखेंगे तो शुरुआत किससे करता है, शैल या विल से ये शुरू होगा। इसके बाद एक सब्जेक्ट होगा, वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म लगा होगा, ऑब्जेक्ट लगा होगा आधा, और लास्ट में बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जो है लगा होता है। तो बच्चों आप समझ लीजिएगा ये वाला फॉर्मेट यदि कहीं भी आपको दिखे तो वह निसंदेह 100% वह क्वेश्चन जो है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट होगा, वह भी किस टाइप का, इंट्रोगेटिव। और बच्चों इंट्रोगेटिव में कौन होगा, एस या नो टाइप होगा। इस फॉर्मेट पे यदि बना होगा तब। अब हम बात करते हैं कि इस फॉर्मेट के क्वेश्चन को कैसे पैसिव वॉइस में हम बदलते हैं। तो बच्चों थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप कहाँ गलत होगे वो भी हम बताएंगे, और वहाँ 90% बच्चे जो है गलत होते हैं। तो आपको गलत नहीं होना है, क्योंकि आप जान गए हो कि कहाँ गलती होगा। आप उस गलती को जो है पकड़ लें कि यह गलत हमसे ना हो। आइए इसको देखते हैं। इन क्वेश्चन को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो बच्चों ध्यान देना कि जब ये शैल और विल से शुरू होंगे तो पैसिव वॉइस भी जो है आपका शुरू होता है किससे, शैल या विल से ही शुरू होगा। कौन आएगा डिसाइड करता है कौन, ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो रहेगा, यदि बच्चों फर्स्ट पर्सन में आया तो 100% आप ले लेना क्या, शैल। यदि थर्ड पर्सन आया तो 100% बच्चों आप किसको लेना, विल को ले लेना। ठीक। इसके बाद गलत पॉइंट हम बता रहे थे कि बच्चों कहाँ आप मिस्टेक करेंगे, बी को लगाना आप भूलेंगे, आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि हम बता चुके हैं, आप जान गए हो कि बी भूलने वाला मैटर नहीं है।
बी लगाएंगे। इसके बाद जो है सीधे सीधे आएगा कौन, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, फिर अदर होता है, अदर के बाद फिर बाई होता है, और बाई के बाद जो है बच्चों सब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम लगा देते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपका बन जाता है पैसिव वॉइस में। तो बच्चों एक्टिव वॉइस में एस या नो टाइप का किस तरह का क्वेश्चन या उसका स्ट्रक्चर कैसे आता है ये हमने आपको बताया, जो हमेशा शैल या विल से शुरू होगा। और जब इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो 100% हम शुरुआत किससे करेंगे, शैल या विल। इन दोनों में से कौन आएगा डिसाइड करेगा कौन, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का पर्सन यदि फर्स्ट में आता है यानी आई और वी आता है तो 100% शैल होगा। आई और वी को छोड़कर कोई अन्य प्रोनाउन या नाउन आ जाता है तो वहाँ पर आप क्या लगाओगे, विल लगाओगे। उसके बाद बच्चों ये वाला ध्यान देंगे कि बी इसमें रहेगा क्योंकि हमको पैसिव वॉइस करना है, तो बी को हमको नहीं भूलना है। आप यही भूल जाओगे, यही गलत होता है, तो आप इसको ध्यान देंगे कि भूलने वाला पॉइंट है, आप इसको नहीं भूलेंगे। इसके बाद ये वर्ब जो है थर्ड में होता है, फिर यहाँ का अदर यहाँ लगाएंगे, इसके बाद बाई, इसके बाद जो है ये सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि ये हमारा फार्मूला आप लोगों को समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। अंत तक बने रहिए, निश्चित जो है आपको फिर दोबारा कभी वॉइस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आइए क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि यहाँ पर एक कि विल यू हेल्प मी, ये क्वेश्चन जो है पैसिव वॉइस के लिए आया हुआ है। इसको पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना। तो बच्चों पहले आप मिला लीजिए कि हमारा ये फॉर्मेट जो है एक्टिव वॉइस का इस पर है कि नहीं है। तो हमने बच्चों आपको क्या बताया कि इन दोनों में से कोई एक होगा। तो कौन आया आप खुद देखिए, कौन आया, विल। विल बच्चों क्यों आया, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पर कौन है, यू है। और यू किस पर्सन में बच्चों, सेकंड पर्सन में है, इसीलिए यहाँ पर कौन आ गया, वी। इसके बाद जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हेल्प लगा ही है, ऑब्जेक्ट कौन है, मी यहाँ पर लगा हुआ है। अब इसको पैसिव वॉइस में हमको बदल देना है। हमको उम्मीद है, आशा है कि आप इसका उत्तर लगा लिए होंगे, लेकिन फिर भी हम आपको बताते हैं सेटिंग इसका। हम यहाँ ऑब्जेक्ट में देखें तो ऑब्जेक्ट में बच्चों कौन है, मी। मी जब यहाँ पर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, आई। अब आप बच्चों बताएंगे कि आई इन दोनों में से किसको लेगा, किसको लेगा, फर्स्ट पर्सन है तो किसको लेगा, यहाँ से लेगा सीधे सीधे किसको, शैल को लेगा। शैल क्यों आएगा बच्चों, आप कमेंट में निश्चित बताएंगे कि यहाँ पर हम शैल क्यों लगाए हैं। ठीक, इसके बाद इस बी को जो है हम यहाँ ले लेंगे। और बी के बाद जो है बच्चों हम किसको लेते हैं, सीधे सीधे आएगा कौन, वर्ब का जो है थर्ड फॉर्म। तो वर्ब हमारा कौन है, हेल्प है। तो ये हो जाएगा थर्ड फॉर्म में क्या, हेल्प्ड। ठीक, हेल्प्ड के बाद जो है उसके बाद फिर हम क्या लेते हैं बच्चों, अदर। अदर में जो है कुछ नहीं है, फिर यहाँ पर जाएगा बाई। और बाई के बाद जब यू इधर आता है तो यू का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के बच्चों दोनों सेम होता है, इसलिए हम यू को जो है यू ही रखे, क्योंकि उसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस जो होता है दोनों सेम होता है। इस तरह से इस क्वेश्चन को जो है बच्चों सॉल्व किया जाएगा। हमें उम्मीद है, आशा है कि आप लोगों को यह क्वेश्चन निश्चित जो है समझ में आया होगा। ये इसका फॉर्मेट रहा। ये मेन चीज़ होता है बच्चों, ये फॉर्मेट और फार्मूला आप निश्चित जो इसको कहीं ना नोट कर लें, क्योंकि यही काम करेगा। यदि ये हमारे दिमाग में बैठ गया तो आप ऐसे प्रश्नों को कभी भूलेंगे नहीं। आप देखते ही मौखिक ज़बानी जो है बताना आप शुरू करेंगे। तो अब बच्चों अब बात करते हैं हम WH में। तो अब WH के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये तो क्वेश्चन जो है हम लोगों का एस या नो टाइप का था। तो आइए इसको अब WH के क्वेश्चनों को थोड़ा देखा जाए कि इसका फॉर्मेट एक्टिव वॉइस का कैसे बनेगा और पैसिव वॉइस में इसको कैसे हम लोग बनाते हैं। तो आइए बच्चों थोड़ा इनको देखा जाए। अब हम चर्चा करते हैं कि यदि हमारा क्वेश्चन जो है WH टाइप का क्वेश्चन आता है तो बच्चों ये शुरू किससे होता है, सवाल ये है सबसे पहले। तो जब WH से जब क्वेश्चन आएगा तो ये शुरुआत करेगा कौन, WH। यहाँ पर होगा कौन, शैल हो जाएगा, या यहाँ पर विल होगा। उसके बाद फिर यहाँ सब्जेक्ट होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर अदर होता है, लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा होता है। यानी WH का मतलब क्या होता है बच्चों कि हमारे जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं ये लगभग सभी WH से ही शुरू होते हैं। तो बच्चों इसीलिए इसका नाम जो है WH टाइप का क्वेश्चन पड़ गया।
यानी ये WH का मतलब बच्चों क्या, क्वेश्चन वर्ड। यदि हमारे सेंटेंस के बीच में आ जाता है प्रश्नवाचक शब्द, तो जब उसका ट्रांसलेशन हम करते हैं तो सबसे पहले अंग्रेजी उसी प्रश्नवाचक शब्द का लिखते हैं जो हमारे क्वेश्चन के भीतर रहता है, इसीलिए हम इसको WH लिखे हैं। तो अब बच्चों ये एक्टिव वॉइस है। अब इसको चेंज करना है हमको, किसमें, पैसिव वॉइस में जो है इसको हमको चेंज करना है। तो जब पैसिव वॉइस में जाएगा तो बच्चों यहाँ जो WH होता है उसको वही ले लेते हैं, यहाँ कोई चेंजिंग नहीं है। तो जिससे वह शुरू है बच्चों उसको हम ले लिए। इसके बाद ये सहायक क्रिया जो हमारा है, शैल है या विल है, इसको भी हम ले लेंगे। अब यहाँ बच्चों चेंज हो जाएगा, कौन, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और यहाँ से बी लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म करेंगे। इसके बाद अदर, अदर के बाद बाई, और बाई के बाद यहाँ सब्जेक्ट लगा करके इसको क्लोज कर देंगे। तो ये बच्चों ध्यान देना कि ये एक्टिव वॉइस का जो है फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट हमारा किसका है, पैसिव वॉइस का है। ये WH से शुरू है तो हम भी शुरू किए। शैल विल में से दोनों में से किसी एक को हम लगाएंगे, डिसाइड कौन करता है, ऑब्जेक्ट। और बच्चों ध्यान देना, भूलने वाला पॉइंट जो है हमारा यही मिस्टेक कराता है, तो आप बी को बिल्कुल नहीं भूलेंगे। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और फिर अदर लगाएंगे, उसके बाद बाई लगाएंगे, और बाई के बाद जो है हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे क्वेश्चन है कि वाई विल यू रीड दिस बुक है। अब हम कह दें इस क्वेश्चन को जो है आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो देख लीजिए WH में कौन है, वाई है। शैल विल में से विल आया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट कौन था, यू था। और वर्ब का थर्ड फर्स्ट फॉर्म में देखिए यहाँ पर रीड लगा है। ऑब्जेक्ट में बच्चों क्या है, दिस बुक है। अब इसको पैसिव वॉइस में हमको बदलना है बच्चों। तो हमने बताया कि जो WH रहेगा यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमारा WH कौन था, वाई, तो वाई को हम यहाँ पर ले लिए। इसके बाद इन दोनों में से कौन आएगा, डिसाइड कौन करेगा, ऑब्जेक्ट। तो बच्चों हमारा ऑब्जेक्ट कौन था, दिस बुक था। तो दिस बुक जो है ले आएगा किसको, विल को जो है ले आएगा। इसके बाद जो है फिर हम ऑब्जेक्ट इसका ले लिए, दिस बुक ले लिए। और दिस बुक के बाद जो है ये बी जो है हम लोग भूल जाते हैं, जब नहीं हम भूलेंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म तो बच्चों रीड का तीनों फॉर्म एक ही होता है, रीड, लेकिन रेड इसको हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो है फिर यहाँ पर हम लिखेंगे बाई, और बाई के बाद हमारा सब्जेक्ट जो है यू ही है। तो यू यहाँ पर आएगा तो यू ही हो जाएगा, क्योंकि यू का दोनों के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों केस जो है आपका सेम होता है। तो आप देख सकते हैं कि वाई से शुरू है तो वाई से ही हम शुरू किए। यहाँ ये विल है तो हमारा भी यहाँ पर विल आया, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट दिस बुक था, ये थर्ड पर्सन में जा रहा था, इसीलिए हम यहाँ पर विल लिए। और पैसिव वॉइस में आपको पता है कि बी हो जाता है तो बी हम लगा दिए। ये रीड है, रीड फर्स्ट फॉर्म में नहीं है बच्चों, हम थर्ड में यहाँ पर रेड लिखे हैं। इसके बाद फिर बाई हम लगा दिए, और बाई के बाद जो है ये सब्जेक्ट जो है यहाँ पर आता है। तो सब्जेक्ट का यू का सब्जेक्ट जो और ऑब्जेक्टिव दोनों के जो एक ही होता है, तो इसलिए हम यू लिए। तो इस तरीके से जो है इंट्रोगेटिव वाले क्वेश्चन को बच्चों आराम से हम लगा सकते हैं। मेन चीज़ होता है कि आप फार्मूला पर ध्यान दें, फार्मूला से कैसे हम बनाते हैं। यदि फार्मूला का सेटिंग आपके दिमाग में बैठ गया तो निश्चित जो है आप किसी तरह का कोई भी सेंटेंस आएगा आप आराम से इसको बना करके दे सकते हैं। बच्चों आप सबको पता है कि हमारे WH में एक और भी WH होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हु कहते हैं। तो हु वाला क्वेश्चन जो होता है बेहद खतरनाक होता है, अक्सर ये इसी में जो है बच्चे गलत होते हैं। तो आइए देखते हैं कि हु वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों थोड़ा ध्यान देना कि हु से जब क्वेश्चन बनेगा तो वह किस तरह से बन करके आएगा, पहले इसको हमको देखना है। उसके बाद तब उस फॉर्मेट को हम पैसिव वॉइस में बदल करके आपको दिखाएंगे। तो जैसे मान लीजिए जब हमारा क्वेश्चन जब हु से बन करके आएगा तो पहले यहाँ हु होगा, उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ शैल होता है या यहाँ पर विल होता है। इसके बाद जो है यहाँ सीधे सीधे है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, आधा लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा होता है। यानी इस तरह का क्वेश्चन यदि आपको कहीं भी दिखाई दे, हु के साथ शैल या विल लगा करके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया है, तो निश्चित वह सेंटेंस हम लोगों का फ्यूचर इंडेफिनिट का WH में हु वाला क्वेश्चन होगा। अब इसको देखिए हम बदल रहे हैं पैसिव वॉइस में, यानी हु के जगह पर सीधे से हम क्या लिखेंगे, आपको पता है फार्मूला कई बार दे चुके हैं, बाई होम या बाई हु भी आप लगा सकते हैं। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब में आएगा, यहाँ पर कौन आएगा, शैल आएगा, यहाँ पर विल। उसके बाद फिर हम यहाँ ऑब्जेक्ट लेते हैं,
और ये भूलने वाला पॉइंट देखिए हम यहाँ रिंग किए बी, और बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद फिर अदर और लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो ये इसका फार्मूला है। आप इस तरह से इस क्वेश्चन को जो है लगा करके दे सकते हैं। तो ये बी का फार्मूला, ये हु का फार्मूला आप देखेंगे, ध्यान देंगे, दिमाग में बैठाना है, इसको भूलना नहीं है। और हु को जब हम चेंज करेंगे तो बाई होम हो जाएगा, सेल विल में से ले लेंगे, डिसाइड कर देगा कौन, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यदि फर्स्ट पर्सन में आया तो आप सेल लगा लेंगे, और सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन में आया तो आप विल लगाएंगे, और इस बी को लगा करके यहाँ का वर्ब जब यहाँ हम लाएंगे तो थर्ड करेंगे, उसके बाद अदर रहेगा तो अदर, उसके बाद वर्ब क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन हम लिखते हैं यहाँ कि हु विल ब्रेक दिस चेयर है। ये क्वेश्चन जो है आपका आया हुआ है कि हु विल ब्रेक दिस चेयर है। अब इस क्वेश्चन को हमको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो मिला लीजिए, हु में देखिए हु आया ही है, सेल विल में से विल आया। विल क्यों आया? क्योंकि हमारा जो है ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट जो कौन था, इसमें सब्जेक्ट तो हु खुद ही है, वह ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट इसमें खुद हुई के रूप में आया हुआ है, सब्जेक्ट तो इसमें देखा जाए तो है ही नहीं। इसके बाद जो है फिर वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर लगा ही है। ऑब्जेक्ट में आप देख रहे हैं क्या है, दिस चेयर है। अब इसको जो है पैसिव वॉइस में हमको चेंज करना है। तो बच्चों ध्यान देना कि जब हु के जगह पर हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, बाई होम लिखेंगे, और बाई होम लगाएगा, इन दोनों में से किसको लेगा डिसाइड करेगा। ऑब्जेक्ट कौन है, दिस चेयर है, तो दिस चेयर के हिसाब से हम यहाँ पर लगाएंगे विल, और विल के बाद जो है ऑब्जेक्ट यहाँ पर लगेगा दिस चेयर, और दिस चेयर के बाद ये बी हम भूल जाते हैं, इसको हम ले लिए। वर्ब का थर्ड फॉर्म हम करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा कौन, ब्रोकेन, और ब्रोकेन के बाद अदर। अदर में कुछ नहीं था इसलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगा दिए। तो क्वेश्चन बन गया कि बाई होम विल दिस चेयर बी ब्रोकेन। इस तरह से जो है क्वेश्चन को जो है बनाया जाता है। तो बच्चों फ्यूचर इंडेफिनिट को आज हम डिफाइन किए। फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का पैसिव वॉइस कैसे बनता है ये भी हम आपको बता दिए। फ्यूचर का नेगेटिव वाला क्वेश्चन आ जाता है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे ये भी हम बता दिए। यदि फ्यूचर में इंट्रोगेटिव आ जाता है तो इंट्रोगेटिव में एस या नो टाइप का आएगा, वो कैसे बनेगा ये भी इसका भी फॉर्मेट दिए। और WH का यदि आता है वो कैसे बनता है ये भी हम बता दिए। और इसमें हु का स्पेशल फार्मूला होता है तो हु का स्पेशल भी फार्मूला यहाँ पर दिया है। यदि हमारा क्वेश्चन कहीं से भी आता है हु से बन करके, यदि फ्यूचर में रहेगा इंडेफिनिट में, तो हम उसको इस तरीके से जो है बना करके दे सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले करके जो है इसका फार्मूला को नोट कर सकते हैं। तो बच्चों आज का क्लास जो है केवल फ्यूचर इंडेफिनिट का था। कल ले आते हैं फ्यूचर परफेक्ट कैसे बनता है उसको बताएंगे। इसके बाद तब ये चैप्टर जो है आप लोगों का ख़त्म होगा। तो बच्चों ये वीडियो या ये लेक्चर जो है यदि आप लोगों को पसंद आया होगा तो आप ज़रूर जो है लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मेरे चैनल को जो है आप आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय। फिर मिलते हैं फ्यूचर परफेक्ट के साथ।